बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और उसका लेक्चर नंबर 5 टेंशन एंड एक्सरेशन in case when one body move in vertical direction and other body move on horizontal surface जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कल प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टेंशन T एंड एक्सरेशन इन अ केस व्हेन बॉडी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, जब दोनों बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी। लेकिन इस केस के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे जबकि एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है डाउनवर्ड और अदर बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है वो मूव कर रही है। तो उन बॉडीज के दरमियान हमने जो है टेंशन T और एक्सरेशन जो है उनकी मोशन से फाइंड आउट करना है। तो आइए हम अपनी डायग्राम पे जो है गौर करते हैं। कंसीडर टू बॉडीज, हमने दो बॉडीज कंसीडर कर ली A और B, जिनके मासेस जो हैं m1 है और m2 है और उनको एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ के एंड के साथ जो है वो अटैच कर दिया गया है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या है? जो बगैर लचक के धागा होता है उसके एंड के साथ उनको क्या कर दिया गया है? अटैच कर दिया गया है। बॉडी A जो है वो वर्टिकल जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है with an acceleration A. Similarly, body B also move on horizontal surface with the same acceleration. Tension T in the string will be same due to inextensible string. फिर एक दफा डिस्कस करते हैं। हमने कंसीडर किए टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2, जिनके मासेस हैं m1 और m2 जो हैं। बॉडी A जो है वो वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एन एक्सलेरेशन A। सिमिलरली बॉडी B जो है वो भी मूव कर रही है लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है विद सेम एक्सलेरेशन ड्यू टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। टेंशन T भी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर सेम होगी ड्यू टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो कैसे क्यों डाउनवर्ड जो है A जो है बॉडी A जो है वो क्यों डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रही है। तो उसके लिए जो है याद रखें कि बॉडी A का वेट जो है m1g जो है वो हमारे पास ग्रेटर है देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T मौजूद है उससे बॉडी का वेट ग्रेटर होने की वजह से बॉडी A जो है वो डाउनवर्ड वर्टिकली मूव कर रही है। तो लिहाजा हमने पढ़ा है कि कोई ना कोई नेट फोर्स होती है जो बॉडी को क्योंकि उसने कहा है बॉडी A जो है वो डाउनवर्ड मूव करी विद एन एक्सलेरेशन है। तो एक्सलेरेशन कोई ना कोई नेट फोर्स होती है बॉडी को करेक्ट करती है और बॉडी को मूव करवाती है और उसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करती है। तो आए हम वो नेट फोर्स जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है बॉडी A के ऊपर वो हमारे पास है W1 माइनस T। W1 क्या है? W1 भी एक फोर्स है। वेट जो होता है वो इक्वल टू फोर्स होता है, लिहाजा W1 क्या है? वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसी तरह टेंशन T भी जो है वो भी एक फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी निकली जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है? तो नेट फोर्स जो होती है हमने डिफाइन पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर में, न्यूटन फर्स्ट लॉ में के साथ पढ़ी थी। नेट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट फोर्स जो होती है वो सम ऑफ ऑल फोर्सेस के बराबर होती है जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो लिहाजा हमारे पास W1 भी क्या है? एक फोर्स है। तो टेंशन T भी जो है वो क्या है? फोर्स है। तो दोनों का सम लिया तो वो किसके इक्वल आ गया? वो नेट फोर्स के इक्वल आ गया। लेकिन टेंशन T जो है वो स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव लग रही है और बॉडी का वेट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है। तो लिहाजा दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, लिहाजा हमारे पास वेट जो है
वो हमारे पास ग्रेटर है और टेंशन टी जो है लेस होने की वजह से हमारे पास W1 माइनस टी जो है वो किसके इक्वल आ गया, नेट फोर्स। तो W1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हम 1G माइनस टी। तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो नेट फोर्स जो बॉडी को एक्सरेट करवाती है वो मास इनटू एक्सरेशन की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो हम मास इनटू एक्सरेशन जो है वो हम यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हमने वो वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास फर्स्ट बॉडी के लिए पुट की थी, तो हमारे पास मास जो है उसको हम m1 कंसीडर करेंगे। तो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने फर्स्ट बॉडी के ऊपर तो जो नेट फोर्स थी जो बॉडी को एक्सरेट करवा रही थी, मूव करवा रही थी डाउनवर्ड, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह जो है हम बॉडी बी के ऊपर जो है वो नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे जो उस बॉडी को जो है वो मूव करवा रही थी। अगर अब देखा जाए तो बी बॉडी के ऊपर जो है वो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड जो है वो टेबल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो W2 जो है। इसी तरह टेबल जो है वो रिएक्ट कर रहा है हॉरिजेंटली, सरफेस जो है टेबल की वो रिएक्ट कर रही है किसके ऊपर, बॉडी बी के ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लिहाजा टेंशन वेट जो है उसको सरफेस के रिएक्शन ने क्या कर दिया, जाइल कर दिया। तो लिहाजा बी बॉडी जो है वो वर्टिकली डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेबल की सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड जो है, जितनी वेट की मैग्नीट्यूड है यानी कि जितनी वेट फोर्स लगा रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो लिहाजा एक्शन और रिएक्शन तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिजल्ट जाहिर कर दिया। तो हमारे पास नेट फोर्स जो है बॉडी बी के ऊपर वो क्या हो गई, जीरो हो गई। लिहाजा बॉडी वर्टिकली डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ये देखें अभी हम यहाँ पे देख लिखा हुआ रीड कर सकते हैं, m2g जो है वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और r जो है सरफेस का रिएक्शन जो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर। तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गई, बॉडी वर्टिकली डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो टेंशन टी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, तो टेंशन टी बॉडी को जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या करेगी, मूव करवाएगी। अब टेंशन टी फिर क्या हो गई, तो सिर्फ नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, टेंशन टी के इक्वल हो गई। तो हमारे पास क्योंकि वेट तो हमारे पास रिजल्टेंट वेट जो था वो तो उसका वेट का रिजल्टेंट जो था वो तो जीरो हो गया था रिएक्शन की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जो होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पीछे भी पढ़ा है, वो ma के इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे जो है सेकंड बॉडी के लिए हम मास जो है वो m2a यूज कर रहे हैं, तो लिहाजा हम m2a इज इक्वल टू टी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने एक्सरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के अंदर ऐड किया। ऐड कैसे करते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर जो है हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी फर्स्ट इक्वेशन की वो m1a थी, इसी तरह सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो थी m2a थी। तो दोनों लेफ्ट साइड को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास m1a प्लस m2a बन गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर हमने पुट कर दिया, ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 की। तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड थी m1g माइनस टी और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड थी t। दोनों को जब ऐड कर दिया तो ये माइनस टी और पॉजिटिव टी जो है ये एक दूसरे के, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और एक्सरेशन जो है यहाँ पे इस तरफ देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्सरेशन जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जो ए को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास m1 प्लस m2 रह गया। अब हमने एक्सरेशन फाइंड आउट करना था, तो एक्सरेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम m1 m2 जो है प्लस m2 जो है जो a के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाके उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन की मदद से हम एक्सरेशन जो है बॉडी के अंदर जो है जो टू बॉडीज में जो है वो एक्सरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से।
इसी तरह जो है अगर हमने टेंशन टी जो स्ट्रिंग के अंदर पाई जा रही है, जो बॉडी को मूव करवा रही थी बी बॉडी को, तो हम वो मूव फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन से जो हमने एक्सलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है, उस वैल्यू को जो है हम सेकंड इक्वेशन के अंदर अगेन पुट कर देंगे। तो जब हम सेकंड इक्वेशन के अंदर एक्सलेरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी t इज इक्वल टू m2a। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू जब पुट की तो a जो है हमारे पास m1g ओवर m1 प्लस m2t, m2 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड आउट हुआ था, वो हमने उसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास ये टेंशन बन गई, टेंशन t इज इक्वल टू m1 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2g। फिर यहाँ से एक मरतबा दोबारा देख लीजिएगा कि फाइंड फॉर टेंशन टी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 से एक्सलेरेशन की वैल्यू है, इसको हम सेकंड इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू m2a थी, उसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो हम a की जगह उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे m1g ओवर m1 प्लस m2, तो हमारे पास बन जाएगा टेंशन t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये हमारे पास टेंशन t के लिए इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अगर हमें मासेस दिए गए हों दो बॉडीज के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड दी गई हो, तो हम टेंशन टी जो है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको हर पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।